नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड शिक्षकों की वापस भर्ती की बात कही है। रिटायर्ड शिक्षकों में इसे लेकर काफी खुशी का माहौल है। इसे लेकर सरकार ने सारी तैयारियां भी शुरू कर ली है। मुख्यमंत्री से अप्रूवल लेने के लिए फाइलों को भेजी गई है और जल्द ही ऐसी खबर है कि उसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए मनोहर सरकार की ओर से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। मुख्यमंत्री का अप्रूवल मिलते ही सभी सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हालांकि हरियाणा में अभी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में समय लग सकता है। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए मनोहर सरकार स्कूलों में फिलहाल सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती करेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। शिक्षकों के पद खाली है, उसी पे ही हम जो है इस प्रकार की छूट हम दे के जो टीचरों को रख रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं। और जल्दी उसमें हमने उस टीचरों के लिए तो अभी हमने लिख के भेज भी दिया। आज भी कुछ टीचरों के लिए लिख के दिया। मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों की शिक्षा पर विशेष फोकस कर रही है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने मनोहर सरकार पर कई आरोप भी लगाए। साथ ही सरकार पर हरियाणा की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। वहीं इन आरोपों को नकारते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत मनोहर सरकार गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहती है और यह विषय राजनीति करने का नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि आरटी में एडमिशन करवाने का मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन है तो मैं समझता हूँ गलत है। और प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, प्राइवेट स्कूल में तो किसी को रोक नहीं सकते। अब जिसकी इच्छा होगी वो सरकारी में आएगा, जिसकी इच्छा होगी प्राइवेट में जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि लोग हमारे पास आए। पिछली बार हमने प्रयास किया तो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े। आगे हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने कहा था कि भाई हमारा प्रयास ये रहेगा कि 50% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में होने चाहिए, प्राइवेट में 50 ही रहने चाहिए। जब मैं बना तो उस टाइम हालांकि उनकी 60 थी, हमारी 40 थी। हमारा प्रयास है जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक जो हमारा लक्ष्य था 50% का उसको निश्चित तौर से पूरा करेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के टेबल पर भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में समय भी लग सकता है, लेकिन इस दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए फिलहाल सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मनोहर सरकार एक बार फिर से तोहफा देने वाली है। अब जल्द ही 2,30,000 बच्चों को मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे। इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है, सुनिए आप। कोरोना महामारी के बाद देश में ई लर्निंग को एक नई दिशा मिलती है, तो हरियाणा की मनोहर सरकार भी डिजिटल एजुकेशन पर खास जोर दे रही है। इसके तहत ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को टैब देने का फैसला लिया है और इसी के तहत अब 2,30,000 बच्चों को जल्द ही टैबलेट्स बांटे जाएंगे, जिसकी घोषणा खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। इससे पहले मनोहर सरकार स्कूली बच्चों में करीब 5 लाख टैब बांट भी चुकी है। कि हमने जो 5 लाख की बात कही थी वो लगभग 5 लाख हमने पूरे टैब जो है वितरित कर दिए और उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी हमारे पास काफी बच्चे ऐसे हैं जहां अभी टैब और देने हैं, तो अभी हमने निर्णय लिया 2,30,000 टैब का ऑर्डर हम और देने वाले हैं। और जो बच्चे ये अभी 11वीं में आएंगे तो उनको हम टैब देंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में 116 राजकीय आदर्श
मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं। साथ ही 10वीं से 12वीं कक्षा तक के 5 लाख बच्चों को मुफ्त टैबलेट्स दिए गए हैं। जल्द ही 2,30,000 छात्र छात्राओं को और टैब्स दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार का मुख्य मकसद बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाकर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। यहाँ बताते चलें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना से हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और माता पिता पर पढ़ाई, ट्यूशन और कोचिंग का खर्च भी कम आएगा। हरियाणा सरकार की ये मुहिम प्रदेश की शिक्षा में बड़ा बदलाव लाने की है। ई-अधिगम योजना से परीक्षा परिणाम में न केवल पास प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान लागू करने में सहायता मिलेगी। और हरियाणा में शहरों की तर्ज पर ही गांवों का विकास किया जाएगा। इसके लिए मनोहर सरकार ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। शहरों की तरह ही गांवों में भी पेयजल, बिजली और साफ सफाई समेत अन्य मुद्दों पर मनोहर सरकार का पूरा ध्यान है। इसे लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने। आपको सुनवाते हैं। कुछ दिनों से बीडीपीओ और ग्राम सचिव हड़ताल पर चल रहे थे। क्या उनकी मांगे थी, क्या उनका निवारण हुआ, और इसी चीज पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं। इनसे जानेंगे कि पंचायत गांव के विकास के लिए क्या और नई जो स्कीमें हैं वो लेके आ रहे हैं, और तमाम जो चीजें हैं पंचायत डिपार्टमेंट से जुड़ी उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जो आपके बीडीपीओ थे, ग्राम सचिव थे, वो हड़ताल पर चल रहे थे, क्या वजह मानी जा रही थी इस हड़ताल की? देखिए, उनकी कुछ मांग पहले से, मेरे समय से पहले से लंबित थी। जब मैं एज ए मिनिस्टर मुझे जिम्मेवारी मिली, उनका जो अपने 5-4 मांगे थी मेरे साथ, मेरे पास भी आकर मिले थे, तो मैंने वो फाइलें मूव करा दी थी माननीय मुख्यमंत्री से डिस्कस करने के बाद। लेकिन उसके बाद ये कुछ इंक्वायरियां जांच हुई। उन जांचों के दौरान भ्रमित किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, ताकि ये जांच प्रभावित हो सके। लेकिन उनको भी जल्दी समझ में आया कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो प्रदेश हित में है, और सभी लोग एक प्रकार के होते नहीं, उसमें 5-4% लोग थे। उसके बाद जब मेरे से बार बार वो आकर मिले, मैंने कहा भाई जो सही है आप चिंता ना करें, और जो गलत है वो इस दबाव में मैं उसको बख्शने के मूड में हूँ नहीं। उन्होंने बिल्कुल कहा जी, बोले जो जिसने गलत किया हुआ वो कार्रवाई हो, हम उससे नहीं करें, लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें। मेरा पूरा ध्यान है और बहुत जल्दी उनको पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कोविड की वजह से या जो पिछले समय में जो काम डिले हुए हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटे लगाकर, वो उनकी सोच थी, और उन्होंने, मैं इसके लिए उनको सबको बधाई भी दूंगा कि हम 2 घंटे एक्स्ट्रा भी काम करेंगे और सैटरडे संडे भी काम करेंगे। और जो एक विजन सरकार का है, देवेंद्र बबली का है, उस विजन को धरातल पर जाने का काम करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ, और समयबद्ध तरीके से हम डिलीवरी डेवलपमेंट के कामों को लेकर ग्राउंड पर हमारे हरियाणा प्रदेश के जो गाँव में आखिरी छोर पे बचा परिवार वहां तक ले जा सके। सर, गांव के डेवलपमेंट के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? कोई रोड मैप तैयार किया आपने इसके लिए? बिल्कुल, पूरा हरियाणा प्रदेश के हर गांव का हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक पूरा रोड मैप पूरे प्रदेश का बनाया है, और उसमें हमने 5-7 जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इनको प्राथमिकता के आधार पर लिया है। आज हमारे गांव के जो रहन सहन है उनको हम और बेहतर और बेटर कैसे बना पाए। सबसे पहले जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, उसको हम पूरी टेक्नोलॉजी के साथ एंड टू एंड रिजल्ट के साथ ग्राउंड पे ले जाएंगे। सफाई का भी हम जो है, गांव के अंदर एक हालात बिगड़े हो, जैसे शहरी तर्ज पे डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन और गांव के आर बार का जो एरिया है उसको भी हम प्रोसेस में फाइल है, उसको भी हम लेकर जाएंगे। और जो शिक्षा को लेकर स्कूलों में या ई लाइब्रेरी देने का आपने पहले भी आप लोगों को मैंने बताया, उसको भी हम अभी 1200 प्रथम चरण में आने वाले 3 महीने में हमारी पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेशन करके उनमें बनाने का काम हम जल्दी कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने कुछ बनाकर उसको हमने पास करवा लिया है, और उसके साथ साथ जिम देने का काम, महिला संस्कृति भवन देने का काम, और एक बड़ा काम हम जो जितनी हमारी पंचायती लैंड है जिसमें एक इनकम सोर्स पंचायत की खड़ी हो सके, जैसे ग्रे वाटर से जब हम जोड़ों को ठीक कर लेंगे, उसमें फिश फार्मिंग की बात है, झींगा फार्मिंग की बात है, पेड़ लगाने की बात है, ये सारे काम जिससे गांव का वातावरण भी शुद्ध हो सके, एक गांव में साफ सफाई रह सके,
और पूरे गांव का जो शहरीकरण की एक सोच सरकार की है, हम उस तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट बना के पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप बना के अब आपको आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर गाँव पे डिलीवरी काम की नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक सोलर प्लांट लगाने की बात की जा रही है स्कूलों में, वो किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है, क्या उससे फायदा होगा? देखिए, हमारे स्कूलों में जो बहुत बड़े एसेट्स हमारा ये, लेकिन थोड़ा सा उसका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और सुविधाओं की जरूरत है। उसमें हमने बिजली हॉटलाइन से हमारे मोस्टली स्कूल जुड़े हुए हैं, जहाँ नहीं जुड़े उनको हम जुड़वाने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ सोलर लाइट भी देने का उन पर काम कर रहे हैं। अभी हमने टोहाना में शुरू कराया है। मेरे ख्याल से लगभग इस बजट से हम हर स्कूल को आने वाले समय में भी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है कि उनको लाइट की सुविधा जब तक स्कूल का टाइम होता है बच्चों को वो सुविधा उस टाइम में पूरी मिल सके, उसके लिए हमने सोलर लगाने का भी स्कूलों पे काम शुरू किया। एक सर, निकाय चुनाव हो चुके हैं, पंचायत चुनाव को लेकर जो है गांव में तमाम जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, कब तक चुनाव होने के आसार नजर आते हैं आपको? बहुत जल्दी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे ख्याल से अगले 2 से 2.5 महीने में सितंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे देवेंद्र बबली, पंचायत मंत्री हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि गांव की जो डेवलपमेंट है वो शहरों की तर्ज पर की जाएगी, और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, देवेंद्र बबली ने साफ किया है कि आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर ये पंचायत चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तीसरे चरण के तहत घरोंडा की नई अनाज मंडी में 3 दिवसीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तीसरे चरण के तहत घरोंडा की नई अनाज मंडी में 3 दिवसीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत जो भी गरीब परिवार यहां पहुंच रहे हैं, उन्हें करीब 18 विभागों की 55 योजनाओं में से किसी न किसी योजना से जोड़कर उनके आर्थिक हालातों में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। अंत्योदय मेला के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके और अपने खुद का कारोबार शुरू कर सके। देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक विषय को लेकर ये शुरू की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। अंत्योदय यानी जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, उसके परिवार की आमदन कैसे बढ़े, उसको रोजगार किस प्रकार से मुहैया कराया जा सकता है। तो ऐसे जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, वो किस योजना में कौन सा परिवार और उस परिवार का सदस्य फिट हो सकता है, उसके ऊपर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और सभी विभाग उसमें लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निरंतर इस सारी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग होती है, और मैं समझता हूं कि एक पहली बार ये ऐसा काम जो आज़ादी के बाद इतनी गंभीरता से हुआ है, निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और ये जो तीसरा चरण जो अंत्योदय मेले का अभी यहाँ लगेगा, ये तीसरे चरण की बात नहीं है, लगातार एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, जिसमें सरकार लगातार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कम आमदन वाला गरीब व्यक्ति जो मिलेगा, उसको पैरों पर खड़े करने का एक प्रयास सरकार का लगातार चलता रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके तहत राज्य में सभी गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा, जिससे कि अंत्योदय परिवार की न्यूनतम सालाना आय शुरू में 1 लाख रुपए और बाद में 1,80,000 रुपए तक हर साल बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। अंत्योदय मेले के माध्यम से प्रदेश में गरीब परिवारों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
की बदल रही है जिंदगी, मिल रहे रोजगार के अवसर, अंत्योदय योजना कारगर साबित। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। अंत्योदय मेलों के माध्यम से प्रदेश में गरीब परिवारों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। इससे ऐसे परिवारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने में न केवल आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि आत्मसम्मान से जीने का हौसला भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके जरिए राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आयु शुरू में 1 लाख रुपए और बाद में 1,80,000 रुपए तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। योजना में राज्य के उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मकसद गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देना, गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना, ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, राज्य में बेरोजगारी की समस्या कम करना। अब योजना के लिए क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए, ये भी जान लीजिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र। बता दें कि अब हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में अब फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। धान की खेती में कमी लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और पानी बचाने के मकसद से हरियाणा की मनोहर सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर आर्थिक मदद भी दी जाती है। राज्य के किसानों की तरफ से इस योजना को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। किसानों के लिए सरकार की योजना, फलों के बाग लगाने पर विशेष अनुदान, धान की खेती में आएगी कमी, बचेगा पानी। प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों के उत्थान और हितों के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं और स्कीमों को क्रियान्वित कर रही है। धान की खेती में कमी लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और पानी बचाने के मकसद से हरियाणा की मनोहर सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है और यही कारण है कि किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हरियाणा में धान की खेती में अत्यधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इससे भूजल स्तर में कमी आ रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। राज्य के किसानों की तरफ से इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
मेरा मानना है कि ये सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि पिछले दिनों भी सरकार ने जो पिछले सालों में भी फैसले लिए थे कि धान की खेती को थोड़ा कम किया जाए, जिसे जो है जल स्तर गिर रहा है तो शायद वो कुछ लेवल रहे। तो अगर सरकार ने फलों की बागवानी के लिए अनुदान भी देने की घोषणा की है तो मेरे सोच में तो बहुत अच्छा विचार है ये, और किसानों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि धान लगाने से तो काफ़ी पानी जो ज़रूरत होती है जी। और अगर ये फलों के वृक्ष लगाए जाएंगे तो दोनों तरफ से फायदा होगा। किस तरह से? एक तो जल स्तर भी लेवल रहेगा, और दूसरा जो किसानों को भी फलों में हो सकता है कि अच्छी इनको फसल अच्छी हो और अच्छा पैसा भी कमा सकें। हाँ जी, इस चीज़ के लिए मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत अच्छा निर्णय है। बहुत वह किसानों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। जैसे कि हमारा जल स्तर नीचे घटता जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। हम पेड़ लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी इससे, और हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे इससे। बच्चों के लिए फल होंगे पेड़ों पे, पौधों से ऑक्सीजन मिलेगी, और जल में बहुत फ़ायदा होगा जी। जैसे जल स्तर घटता जा रहा है तो ऐसे हमें पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से बहुत, और सुना जा रहा है कि कुछ अनुदान राशि भी दे रहे हैं, इससे हमें पेड़ पौधों को पालने के लिए सहायता मिलेगी। और जैसे कि पेड़ पौधों से हमें फल मिलेंगे, उनसे आमदनी भी हमारी अच्छी होगी जी, इसमें भी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इस स्कीम के से तो हमारा आमदनी हो जाएगी, और पानी की बचत होगी, और फलों एक तो फल मिलेगा, और ऊपर से जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ेंगे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, और बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे फायदे तो ये हैं जी, खट्टर सरकार ने पहले भी पानी के जल स्तर को नीचे गिरने से बचाने के लिए धान की फसल के कई ऑप्शन और भी दिए हैं। दालें लगाओ, मक्की बो, उससे जल का लेवल भी हमारा ऊपर होगा, क्योंकि उसमें तो पानी की कम आवश्यकता होती है पेड़ों में। ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। प्रत्येक जिले में किसान इस योजना के तहत पंजीकरण करा रहे हैं। धान की जगह किन फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जानिए। कौन सी फसलें उगाने से फायदा? मक्का, अरहर, मूंग, तिलहन, सब्जियां। अब ये योजना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और किसान इसका लाभ लेने के लिए कृषि और बागवानी विभाग में पंजीकरण करा रहे हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। योजना से जुड़े आंकड़े। खरीफ सीजन में 5600 एकड़ में होने वाली धान की खेती की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती कराने का लक्ष्य। कृषि विभाग को अपने हिस्से के 4350 एकड़ में से 3851 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराने में सफलता। बागवानी विभाग के 1250 एकड़ में से 509 एकड़ क्षेत्र में अन्य फसलों की खेती लक्ष्य का 89% हासिल कर लिया है। 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक प्रोत्साहन। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बाद में सरकार की तरफ से सत्यापन के बाद किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मनोहर सरकार शुरू से ही किसानों के हितों में योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि प्रदेश में किसानों और खेती की तस्वीर बदली जा सके। और मानसून की दस्तक के बाद देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। हरियाणा में भी बदले मौसम ने लोगों को काफी राहत दी है। तो वहीं एक बार फिर बारिश से हरियाणा में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की अगर माने तो हरियाणा में इस सप्ताह के अंत तक गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदलेगा मौसम। हरियाणा के कई इलाकों में बरसेंगे बादल। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मानसून टस जैसलमेर, कोटा,
गुना से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से अरब सागर की ओर से नमी वाली हवाएं आने की संभावनाएं हैं, लेकिन इस दौरान 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तरी हरियाणा के जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिम और दक्षिण हरियाणा के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। कई जगहों पर छिटपुट बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिससे दिन में तापमान में गिरावट बने रहने की संभावना है। फिलहाल कुछ ही जगहों पर बारिश होने से राज्य के कई जिलों में गर्मी देखने को मिल रही है। कुछ समय तक इसी तरह से तापमान बने रहने की संभावना है, जिससे कि मौसम में गर्मी बनी रहेगी, जो कि उमस से लोगों के पसीने छुड़ाने का काम कर सकती है। लेकिन इसके बाद हरियाणा के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उमस और गर्मी दोनों को कम करने का काम वो करेगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है। क्या होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन? जब भी पश्चिमी विक्षोभ गुजरता है तब हवाओं का एक चक्रवात बन जाता है, जिसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये सर्कुलेशन हवा और नमी का मिश्रण होता है, जो आगे जाकर बारिश करने का काम करता है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में 6 जुलाई को यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में, इसके साथ ही 7 जुलाई को पंचकुला में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल प्रदेश के अन्य जिलों के लिए कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि मौसम विभाग 6 और 7 जुलाई को पूरे हरियाणा में बरसात की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन इससे पहले 5 जुलाई की रात को भी कई जिलों में अच्छी बरसात हो सकती है। फिलहाल हरियाणा में 3 दिनों से बारिश को लेकर गतिविधियां थमी हुई हैं। नारनौल और अंबाला में 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन अधिकतर जिलों में अभी गर्मी का सितम जारी है। अंबाला में 13 और नारनौल में 22 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भिवानी, फरीदाबाद और हिसार में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई। फरीदाबाद को छोड़ दें तो सभी जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से नीचे बना हुआ है। फिलहाल सभी जिलों में तापमान नॉर्मल है। हरियाणा डायरीज में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।